एवरीवन, मैं अर्चना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज की जो हमारी क्लास है वो हिंदी पेडागोजी की मैराथन क्लास है। तो सभी बच्चे पेन और कॉपी लेकर बैठें और अपने जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करें। ये जो भी मैराथन के प्रश्न हैं आज के, वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित हैं। तो बिल्कुल ध्यान से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और अपने साथ के साथ अपने मार्क्स भी बताते जाना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मातृभाषा शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्य का हिस्सा नहीं है। मातृभाषा शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्य का हिस्सा कौन नहीं है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। वैचारिक विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, बोध सहित सुनने की योग्यता प्राप्त करना, बोध सहित पढ़ने की योग्यता प्राप्त करना, प्रभावी ढंग से बोलकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करना। तो यहाँ पर लिखा है मातृभाषा शिक्षण। तो हमें पता होना चाहिए मातृभाषा शिक्षण क्या होता है। जो हमारे परिवेश की, हमारे घर परिवार की भाषा होती है वो मातृभाषा होती है ना। तो जो हमारे घर परिवार की भाषा है वो मातृभाषा है। उसका जो उद्देश्य है वो क्या नहीं है, इसमें ये पूछा गया। कौशलात्मक उद्देश्य का हिस्सा नहीं है कि वैचारिक विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, कोई विषय वस्तु है उसका विचार बनाना, उसमें बोध सहित सुनने की योग्यता प्राप्त करना, बोध सहित पढ़ने की योग्यता प्राप्त करना, प्रभावी ढंग से बोलकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करना। तो बोध सहित अगर मातृभाषा शिक्षण कराया जाएगा, बच्चे की घर परिवार की भाषा से जोड़कर पढ़ाया जाएगा तो बोध सहित वो सुनेगा, है ना। अगर डायरेक्ट ही अगर विद्यालय में जैसे उसने प्रवेश किया और वहाँ की भाषा अलग है उसकी मातृभाषा से, तो वो ध्यान नहीं देगा, उसे किसी बात का बोध नहीं होगा और ना ही वो सुनेगा, है ना। ऐसे ही बोध सहित पढ़ने की योग्यता प्राप्त करना, तो अगर मातृभाषा शिक्षण हो रहा होगा तो वो बोध सहित पढ़ेगा भी, है ना, समझेगा तो पढ़ेगा। प्रभावी ढंग से बोलकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करना, अगर मातृभाषा शिक्षण होगा तभी बच्चा अपनी क्लास में बात कर पाएगा। एक नया बच्चा आया है, अगर उसको हम मातृभाषा का प्रयोग नहीं करने दे रहे, उसकी मातृभाषा को रोक रहे हैं कि आप मातृभाषा प्रयोग ना करें, तो वो धीरे धीरे चुप हो जाएगा, अपनी बात कहना बंद कर देगा और समझना भी, है ना। जब लिंक करके अध्यापक नहीं पढ़ाएगा तो वो समझेगा भी नहीं। तो इसका उद्देश्य क्या नहीं है? वैचारिक विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, कोई सटीक विषय वस्तु है उसका ज्ञान प्राप्त करना इसका उद्देश्य नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, व्याकरण शिक्षण में स्थूल से सूक्ष्म की ओर सूत्र किस विधि में प्रयुक्त होता है? आपको बहुत ही ध्यान से ये प्रश्न सुनने हैं और जितना अपना मस्तिष्क का प्रयोग करेंगे आप उतने ही अच्छी तरीके से आपके प्रश्न सॉल्व होंगे, है ना। पेडागोजी आधारित होती है अपने मस्तिष्क पर, अपनी साइकोलॉजी पर, कि हम उसको समझ रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं, रटने पर नहीं। ठीक है, पाठ संसर्ग विधि, सिद्धांत विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। तो व्याकरण शिक्षण में स्थूल से सूक्ष्म, ये सीखने के शिक्षण अधिगम के सूत्र हैं, ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक है, सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये सब कैसे हैं? हमारे शिक्षण सूत्र हैं। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर में क्या आएगा आपका? कि स्थूल मतलब कोई बड़ी वस्तु हो, सूक्ष्म मतलब छोटी, है ना। सूक्ष्म, इसको हम इस सूत्र को नाम दे सकते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, मूर्त से अमूर्त। मूर्त मतलब जो चीजें हमारे सामने हो, ठीक है, और जो चीजें हमारे सामने नहीं है, जो वस्तुएं हमारे सामने नहीं है, जिनके विचार बारे में हम कल्पना कर सकते हैं, तर्क निकाल सकते हैं, वो कैसी होंगी? अमूर्त, है ना। तो पहले व्याकरण शिक्षण कराएंगे तो पहले उदाहरण देंगे, फिर उसके बाद विषय में सूक्ष्म विश्लेषण करके बताएंगे। तो ये किस में होगा? कल की क्लास मतलब सैटरडे की क्लास में हमने आगमन और निगमन विधि को बहुत ही क्लियर बताया हुआ था आपको। तो आगमन विधि में क्या होता है? उदाहरण से नियम बताएंगे, उदाहरण से नियम। अब उदाहरण बताएंगे तो यानी कि पहले मूर्त वस्तुएं रखेंगे, है ना, पहले सामने चीजें रखेंगे, वस्तुएं रखेंगे स्थूल। उदाहरण से नियम की ओर चलेंगे, किसमें? आगमन में। और निगमन में क्या? पहले नियम बताएंगे फिर आपका उदाहरण बताएंगे। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है बेटा ऑप्शन सी राइट आंसर है, आगमन विधि। स्थूल से सूक्ष्म की ओर सूत्र आगमन विधि का है। ठीक है, इसे मूर्त से अमूर्त की ओर भी कहते हैं सूत्र को। अगर निगमन विधि में आएगा अगर
तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर आएगा। ये याद रखना, अगर निगमन विधि में पूछ लिया जाए आपसे तो सूक्ष्म से किधर जाएगा, स्थूल की ओर, ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा निगमन विधि में, इसको याद रखना है, आपको समझना है सही से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न, अब कोई समस्या तो नहीं है आपको, पेडागोजी के प्रश्न है, आप बहुत ध्यान से सुने और बिल्कुल बोर ना हो, ठीक है। लेखन में दोष का मुख्य कारण क्या है? अगर आप लेखन कराएंगे तो उसमें अगर दोष आ रहा है, इसका मुख्य कारण क्या होगा? पाठ को ध्यान से न सुनना, लिपि की अनभिज्ञता, व्याकरण की जानकारी का अभाव, उपयुक्त सभी। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें, इसका आंसर आप बिल्कुल कर लेंगे बेटा। ये बहुत इजी प्रश्न है पेडागोजी का आपका, ठीक है। आपकी पुरानी परीक्षा में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर में, तो इसको आप सॉल्व करें, इसका आंसर दे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। आपका पेपर बहुत नज़दीक है तो इसलिए अच्छी तैयारी करें, बिल्कुल प्रश्नों को ध्यान से सुने और ध्यान से उनका आंसर दें। तो लेखन में दोष होगा, अगर लिखने में हमें त्रुटि आ रही है, लिखने में कोई समस्या आ रही है, तो उसका मुख्य कारण क्या होगा? ये सभी कारण होंगे कि हमने ध्यान से नहीं सुना, हमने आपको लिखने के लिए दिया, आपने गलत लिखा। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हमने ध्यान से नहीं सुना। ये भी हो सकता है कि लिपि की अनभिज्ञता, हम लिखना ही ना जानते हो, लिपि इसके चिन्ह ना मालूम हो, लिपि देवनागरी लिपि कैसे लिखें, ठीक है। जैसे आपसे कहते हैं रोमन अंक लिखो, है ना, रोमन अंक लिखो गणित में, ठीक। अब कोई बच्चा है जिसे पता ही नहीं रोमन कैसे लिखें, तो वो नहीं लिख पाएगा, है ना। इसी प्रकार ये लिपि की अनभिज्ञता भी एक मुख्य कारण है। व्याकरण की जानकारी का अभाव, अगर उसे व्याकरण की जानकारी नहीं होगी, उचित विराम चिन्ह भी नहीं लगाएगा, नियम से नहीं लिखेगा, तो भी ये उसके लिखने में दोष का कारण हो सकता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। भाषा एक विषय है, भाषा कैसा विषय है? आप लोग आंसर करें, भाषा कैसा विषय है? सैद्धांतिक है, व्यावहारिक है, नीरस है या चुनौतीपूर्ण है? हमारी जो भाषा है वो कैसा विषय है? आप लोग आंसर करें बेटा। नीरस है, सैद्धांतिक है, व्यवहारिक है या चुनौतीपूर्ण है, ठीक है। बेटा ना, बेटा कहने से आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको साथ ही कहें, है ना। भाषा एक विषय है, कैसा? सैद्धांतिक है, व्यवहारिक है, नीरस या चुनौतीपूर्ण है। लेकिन हम कुछ भी कहें, आपको उससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, हमें मतलब है, आप मतलब किससे होना चाहिए? पढ़ाई से, है ना। पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, उसमें कोई समस्या आ रही हो तो आप लोग कमेंट अवश्य करें कि इस टॉपिक में मैम समस्या आ रही है या ये प्रश्न समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए, भाषा एक कैसा विषय है? भाषा जो हमारा है वो व्यवहारिक विषय है, आपका बी राइट आंसर होगा। व्यवहारिक कैसे है कि भाषा जो होती है वो मनुष्य के विचारों और भावों का आदान प्रदान ही तो है। मनुष्य अपने विचार एक दूसरे से साझा करता है, यही तो भाषा है ना। हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यही तो भाषा है। तो कैसा है विषय है? व्यवहारिक, है ना, व्यावहारिक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहानियां बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं? ये भी आप प्रश्न तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ये भाषिक नियम ही सिखाती हैं। क्या कहानियां बच्चों को केवल भाषिक नियम सिखाती हैं? बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती हैं। ये है क्या इसका उद्देश्य? ये पाठ्य पुस्तक है यहाँ पर, ठीक है। ये पाठ्य पुस्तक का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। तो सबसे अच्छा आंसर, सबसे सटीक आंसर आपको क्या लगा इसमें? कहानियां कैसी होती हैं, वो बच्चों में किस प्रकार का भाषा विकास करेंगी, किस प्रकार भाषा विकास में सहायक होंगी, कि जो अगर हम क्लास में जाएंगे और ऐसे डायरेक्ट पढ़ाने लगे, उन्हें किसी कहानी कविता से लिंक ना करें, तो क्या वो क्लास से उस तरह जुड़ पाएंगे? नहीं जुड़ पाएंगे, है ना। अगर आप कहानी सुनाएंगे, है ना, तो या कभी भी बच्चे को कहानी सुना रहे हैं तो वो उसमें इंटरेस्ट लेगा, उसकी जो कल्पना शक्ति है, इमेजिनेशन पावर है, वो बढ़ेगी, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी बढ़ेगी और चिंतन को बढ़ावा देगी, वो सोचेगा भी, है ना। अगर आपने आधी कहानी सुनाई है और कहने कि कल आधी सुनाएंगे, तो कुछ बच्चे क्या, ज्यादातर बच्चे इतने उत्सुक होंगे कि हमें यही सुना दो, या अपने मन में विचार करेंगे कि इससे आगे क्या हो सकता है। या आप उसको पूछ भी सकते हैं, अधूरी कहानी छोड़ दें, फिर दूसरे दिन पूछ भी सकते हैं कि बताओ इसके आगे क्या हुआ होगा। तो बच्चे अपनी कल्पना के आधार पर उसका
उसकी व्याख्या करेंगे कि आपको बताएंगे अलग अलग, फिर देखेंगे कितनी अच्छी अच्छी कहानियां बनकर आती हैं आपके सामने। तो एक भाषा के विकास में किस प्रकार सहायक है? कहानियां जो होती हैं बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, आपका ये राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस मातृभाषा शिक्षण पद्धति में स्वशिक्षा तथा प्रत्येक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देने पर बल दिया जाता है? इसमें से कौन सी मातृभाषा शिक्षण पद्धति है? ये सारी पद्धतियां कैसी? मातृभाषा शिक्षण स्टार्टिंग में बच्चे के, जो छोटा सा बच्चा है प्रारंभ में विद्यालय में जाता है तो ये सारी शिक्षण विधियां अपनाई जाती हैं। ठीक है, डाल्टन पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति, ह्यूरिस्टिक पद्धति, इन सभी पद्धतियों के बारे में हमने प्रीवियस ईयर पेपर में डिस्कस किया था। तो डाल्टन पद्धति क्या है? कौन सी पद्धति होती है जिसमें क्या होता है, इसमें छात्र अपनी गति से काम करेगा। डाल्टन पद्धति ये डाल्टन पद्धति किसने बनाई थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें। ये मैंने आपको लास्ट पेपर में बताया हुआ है। डाल्टन पद्धति के जनक कौन हैं? डाल्टन पद्धति किसने इजाद की थी? आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में। डाल्टन पद्धति में क्या होता है? किंडर पद्धति में क्या होता है? मॉन्टेसरी और ह्यूरिस्टिक। ठीक है, डाल्टन पद्धति में क्या होता है कि आप जो छात्र अपनी गति से काम करता है इसमें, ठीक है, छात्र को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है और फिर अगर कोई उसे समस्या आ रही हो तो टीचर उसकी समस्या पर ध्यान देगा। ठीक है, उसे व्यक्तिगत सहायता प्राप्त कराएगा। ठीक है, इसी डाल्टन पद्धति में क्या होता है, छात्र अपनी गति से काम करेगा और आवश्यकता पड़ने पर जो शिक्षक है उसे क्या करेगा? सहायता प्रदान करेगा डाल्टन पद्धति में। ठीक है, किंडरगार्टन पद्धति, ये इसके जनक कौन है? फ्रॉबेल। ये हमने बताया था कल की क्लास में। 1839 में किंडरगार्टन खोले गए थे। ठीक है, बाल बाटिका भी कहते हैं इसे। ठीक है, किंडरगार्टन 1839 में, इसमें छोटे बच्चों की शिक्षा को खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। इसमें खेल खेल में शिक्षा, खेल खेल में शिक्षा। ठीक है, उसमें नैतिक विकास किया जाता है और खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। ठीक है, मॉन्टेसरी पद्धति है जो आप मारिया मॉन्टेसरी ने इसको, मारिया मॉन्टेसरी ने बनाया था इसको, मारिया मॉन्टेसरी ने। ठीक है, ये जोर दे देती थी, मतलब जो इन्होंने बताया कि इस पद्धति में क्या दिया गया है, इस पद्धति का सिद्धांत क्या है कि हमारी जो आँख है, कान है, हाथ है, ये सभी एक साथ अच्छी तरीके से कैसे काम करें, इनमें बैलेंस कैसे स्थापित हो, इस पर जोर दिया था मॉन्टेसरी पद्धति में, है ना। इसमें क्या होता है, मॉन्टेसरी पद्धति में उन्होंने किस बात पर जोर दिया कि बच्चे का जो बैलेंस है, आँख, कान, हाथ, इन सबका बैलेंस बन जाए, वो सुनकर लिख ले, है ना, इस पर बल दिया। इसमें क्या होता था कि जो आकृतियां बना दी कुछ, ठीक है, आकृतियां बना दी, जैसे आ बना दिया, अब इस पर बैठ के या लकड़ी के गत्ते का या किसी गत्ते का बच्चे इस पर हाथ फैलाएंगे तो उनका बैलेंस भी होगा, या फिर धीरे धीरे लिखना सिखाते हैं, है ना। ये सब मारिया मॉन्टेसरी पद्धति में था। आँख, कान, हाथ का बैलेंस बनाना इन सब का, जिससे बच्चा समझ सके, पढ़ सके। कुछ आकृतियां गत्ते, लकड़ी या बालू की रेत में बना रहे हैं आकृतियां, बच्चे बैलेंस करना इस पद्धति में सिखाया जाता था। मातृभाषा शिक्षण कराया जाता था। ह्यूरिस्टिक पद्धति है। ह्यूरिस्टिक का मीन्स क्या होता है? ह्यूरिस्टिक ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ह्यूरिस्टिक इसका मतलब होता है ह्यूरेस, मतलब मैंने पता लगा लिया। ह्यूरेस शब्द से बना है जिसका अर्थ है मैंने पता लगा लिया, यानी कि इसमें बालक स्वयं खोज करता है, मैंने पता लगा लिया। इसमें बालक को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, अपनी समस्या का समाधान स्वयं करेगा। ठीक है, इसे अन्वेषण पद्धति भी कहते हैं। इसको लिख लेंगे आप लोग, इसे अन्वेषण पद्धति। अन्वेषण पद्धति नाम से आ जाए तब भी आप सॉल्व कर लें अपना प्रश्न, और ह्यूरिस्टिक पद्धति से आ जाए तब भी आप सॉल्व कर लें। इसमें छात्र क्या होते हैं? अन्वेषक होते हैं, खोजकर्ता होते हैं। ठीक है, और इसमें छात्र नवीन खोज स्वयं करेंगे, इस बात पर ध्यान देंगे। इस विधि से क्या होता है? बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसमें टीचर का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर सही कौन सा हुआ? डाल्टन पद्धति। डाल्टन पद्धति को याद रखेंगे। इसमें छात्र स्वतंत्र रूप से काम करता है, अपनी गति से काम करेगा और आवश्यकता पड़ने पर
शिक्षक सहायता प्रदान करेगा। व्यक्तिगत, ठीक है, अब एक एक बच्चे के पास जाकर उसको सहायता, पढ़ने पर सहायता प्रदान करेगा, ठीक है, सहायता प्रदान करेगा। ये ह्यूरिस्टिक डाल्टन पद्धति में है बेटा, इसको आप याद रखेंगे। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। स्व शिक्षा तथा प्रत्येक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान कौन सी पद्धति में दिया जाएगा? डाल्टन पद्धति पर, ठीक है। व्यक्तिगत ध्यान पर्सनली हर बच्चे के पास जाकर उसकी समस्या का, उससे कोई समस्या आ रही है उसमें सहयोग प्रदान करेगा कौन? अध्यापक, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। हमें मालूम है मातृभाषा शिक्षण क्या है, कि कक्षा में बच्चा घर परिवार की भाषा का प्रयोग कर रहा है, वही मातृभाषा है, और इसी भाषा से उसको शिक्षण कराना है, तो इसका उद्देश्य क्या नहीं है? भाषा तत्वों का ज्ञान, विषय वस्तु का ज्ञान, भौतिक तत्वों का वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करना, पढ़कर समझने की योग्यता अर्जित करना। तो आपको राइट आंसर इसमें से कौन सा लग रहा है? भाषा तत्वों का ज्ञान। अब मातृभाषा से जोड़कर भाषा तत्व तो हमें सिखाने ही है ना। विषय वस्तु का ज्ञान, कि धीरे धीरे हम विषय वस्तु का ज्ञान भी कराएंगे, पढ़कर समझने की योग्यता भी उसको अर्जित कराएंगे, तो ये तो सब सही है। अब इसमें पूछा कौन सही नहीं है, तो ये वैज्ञानिक ज्ञान मातृभाषा शिक्षण में नहीं कराया जाएगा। भौतिक तत्वों का वैज्ञानिक ज्ञान मातृभाषा शिक्षण में नहीं कराया जाएगा। आपका राइट आंसर है सी। आप लोग ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आपका पेडागोजी से संबंधित प्रश्न मुझे नहीं लगता गलत होगा, अगर आप लोग ध्यान से इसको समझकर सॉल्व करेंगे। आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, इस तरह आपकी तैयारी हो जाए। भाषा के विषय में मूल सत्य क्या है? अब आपको पेडागोजी में बोर नहीं होना है कि भाषा 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 आ गई, अब ध्यान ही कंसंट्रेट नहीं हो रहा। अगर कंसंट्रेट आप नहीं कर पाए तो आपके प्रश्न हल नहीं होंगे। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आपको अपने नंबर अच्छे लाने हैं तो बहुत ध्यान से क्लास को देखें, ठीक है। भाषा के विषय में मूल सत्य क्या है? भाषा मात्र लिखित होती है, भाषा का ढांचा संरचनाहीन होता है, भाषा प्रतीकात्मक है, भाषा अनुकरणहीन माध्यम है। भाषा के विषय में मूल सत्य क्या है, यानी कि जो मूल है, जो सत्य है, वो क्या है? भाषा मात्र लिखित होती है, ऐसा नहीं है, भाषा को बोलते भी हैं, ठीक है। ढांचा संरचनाहीन है, उसकी तो संरचना है, तो ये भी हमारा सही नहीं। भाषा अनुकरणहीन माध्यम है, तो अनुकरणहीन भाषा कैसी होती है? अनुकरणीय होती है, बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं, तो सारे ऑप्शन हमारे गलत हैं। हमारा राइट आंसर है सी। भाषा प्रतीकात्मक होती है, भाषा के चिन्ह होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। लिखित संचार के लिए किसका प्रयोग करेंगे? प्रतीकात्मक भाषा का। लिखित संचार अगर करेंगे, जैसे मौखिक बोल दिया हमने, अगर लिखित हमें किसी को बात बतानी है तो लिखित संचार हम किसी से करेंगे? प्रतीकों से, है ना। लिपि क्या है? हमारे प्रतीक ही तो हैं, तो भाषा प्रतीकात्मक है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में पढ़ना लिखना सिखाना किससे शुरू करना चाहिए? अगर आप हिंदी भाषा में पढ़ना लिखाना किसी बच्चे को सिखाएंगे तो किससे शुरू करेंगे? इतना इजी प्रश्न है, आपकी प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है, ठीक है। अक्षरों से, शब्दों से, वाक्यों से, इस सभी के एक साथ शिक्षण से। क्या आप कक्षा में एक छोटे बच्चों को एक साथ सभी का शिक्षण करा देंगे? वाक्यों से पढ़ाएंगे कि शब्दों से पढ़ाएंगे कि अक्षरों से पढ़ाएंगे? ये नॉर्मल सी बात है कि हम किससे पढ़ाएंगे? अक्षरों से, है ना। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए एक प्रश्न आपका बना देते हैं, अक्षर से ध्यान आ गया। ये बताइए, क्ष है आपका किससे मिलकर बना है? क्ष संयुक्त व्यंजन है, ये कौन कौन से व्यंजनों से मिलकर बना है? संयुक्त व्यंजन है ये, है ना। ये कौन कौन से व्यंजनों से मिलकर बना है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें, आप लिख सकते हैं क्ष किससे मिलकर बना है। जो बच्चे क्लास ध्यान से देख रहे होंगे वो लोग आंसर करेंगे, ठीक है। स्किप नहीं करना, इतना इजी प्रश्न दिया है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग आंसर करें, जल्दी आंसर करें, फिर आगे बढ़े, नहीं तो पता चले कि आप आंसर करने में लगे हुए हैं और हमारा ये 10वां प्रश्न निकल गया। आप लोग आंसर करें जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसको आंसर करना था वो कर देगा, और कर भी दिया है, ठीक है। छात्रों की वर्तनी जन त्रुटियों के निराकरण का सर्वोत्तम उपागम है वर्तनी जन्य
वर्तनी जन्य, अब इसका अर्थ नहीं मालूम होगा तो हम प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो वर्तनी शुद्धता यानी कि लिख रहे हो उसको हम गलत ना लिखें, वर्तनी लिखने में गलतियां लिखना, ठीक है। जब हम लिखते हैं उनको शब्दों को तो उन्हें वर्तनी बोला जाता है ना। वर्तनी जन्य अशुद्धियां छांटने के लिए आती है। छात्रों की वर्तनी जन्य त्रुटियों के निराकरण का सर्वोत्तम उपागम है। अगर आपकी क्लास में मान लो, है ना, आप एक टीचर बन के सोचो, हमें इसमें सोचना ही है, पूरा आधारित पेडागोजी आधारित है हमारी सोच और समझ पर। जितना अच्छा प्रयोग कर लेंगे अपनी सूझबूझ का उतने अच्छे आपके प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। ये एक क्लास में हम गए उसमें, या हम पढ़ा रहे हैं अपनी कक्षा में, तो अगर बच्चों को वर्तनी जन्य समस्या आ रही है, वर्तनी जन्य अशुद्धियां कर रहे हैं, बच्चे गलत लिख रहे हैं, हम बोल रहे हैं बच्चे गलत लिख रहे हैं, उनके लिए क्या अपनाएंगे आप, क्या उपागम रखेंगे, क्या तरीका अपनाएंगे कि बच्चे सही लिखें। श्रुत लेखन का अभ्यास कराएंगे। श्रुत लेखन यानी कि जैसे इमला बोलते हैं कि लिखो, संबंधी या कुछ ऐसे शब्द बोलेंगे कि लिखो, क्या आप उसको ये कराएंगे, या लेखन प्रतियोगिता कराएंगे, उपचारात्मक शिक्षण कराएंगे, या वाचन की दक्षता विकसित करेंगे, यानी कि वाचन यानी पढ़ने की दक्षता विकसित करेंगे। तो आप लोग सोच के बताएं कौन सा अच्छा तरीका रहेगा। उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग, ठीक है, जो बच्चे पीछे रह गए उनके लिए करते हैं टीचिंग, या कोई समस्या किसी टॉपिक में आ रही है तो रेमेडियल टीचिंग की जाती है, ठीक है। तो सबसे अच्छा जो तरीका है हमारा अपनी वर्तनी जन्य अशुद्धियों को दूर करने का, बच्चों की वर्तनी जन्य अशुद्धियों को दूर करने का, त्रुटियों को दूर करने का, हम उसका उपचारात्मक शिक्षण करेंगे, ठीक है। उपचार करेंगे, जैसे डॉक्टर लक्षण पहचान के उपचार करता है, पहले चेकअप करता है, चेक कर लिया फिर उसका उपचार कर लिया, ट्रीटमेंट कर लिया, है ना। यहाँ पर ऐसे ही हमारी रेमेडियल टीचिंग है, पहले हम समस्याओं का निदान करेंगे। अब निदान का मतलब यहाँ ये मत समझना कि रिजल्ट, निदान का मतलब है हमने समस्या पहचानी। जैसे निदान का हम कहते हैं, जैसे लक्षण, किसी चीज के लक्षण, जैसे डॉक्टर ने लक्षण पहचाने, वैसे ही हम क्लास में कि ये अशुद्धियां कहाँ पर कर रहा है, ये देखेंगे कि ये अशुद्धियां कहाँ पर कर रहा है। जब हमें उसी की अशुद्धियां पता चल जाएंगी फिर हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उपचारात्मक शिक्षण करेंगे, रेमेडियल टीचिंग करेंगे कि उसकी समस्याओं को सुधारने के लिए हम उसको एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, उसकी समस्याओं को दूर करेंगे, ठीक है। तो आपका उपचारात्मक शिक्षण राइट आंसर है। सुनकर लिखाएंगे तो ये डायरेक्ट, जब उसे आता ही नहीं है तो चाहे कितना भी सुनकर लिखाओ गलती करेगा। लेखन प्रतियोगिता करो, लिखना नहीं आता उसे सही से तो लेखन प्रतियोगिता कराते रहो, वो हमेशा पीछे ही रहेगा और पीछे होता चला जाएगा। पढ़ने की दक्षता विकसित करेंगे, जब वो सही से समझ नहीं पा रहा तो ये विकसित करने के बाद भी वो सही से समझ नहीं पाएगा। पहले हमें उसकी परेशानियां ढूंढनी है फिर उपचार करना है। तो आपका राइट आंसर है सी। भाषा शिक्षण को प्रभावी एवं रुचिकर बनाने की नवीनतम विद्या क्या है। अगर भाषा शिक्षण करेंगे, उसको प्रभावी और रुचिकर बनाएंगे तो उसके लिए नवीनतम विद्या क्या है, आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है, ठीक है। खेल द्वारा शिक्षा करेंगे, शिक्षण में टैबलेट का प्रयोग करेंगे, एपिडाइस्कोप की मदद से पढ़ाना, आत्मक्रिया द्वारा सिखाना। अब नई टेक्निक पूछी है ना, खेल द्वारा शिक्षण, ये कैसी हो गई आपकी खेल द्वारा शिक्षण, ये तो पुरानी हो गई, पहले अपनाते थे, है ना, अभी भी अपनाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी नहीं अपनाते। तो आपकी कौन सी विधि होगी जो नवीनतम है। तो शिक्षण में टैबलेट का प्रयोग, जो अब नई टेक्निक्स अपनाएंगे तो टैबलेट को प्रयोग करेंगे, कहानियां सिखाएंगे, है ना, उसे दिखाएंगे विजुअल चीजें, तो वो ज्यादा सीखेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। एपिडाइस्कोप की मदद से पढ़ाना, इसका भी प्रोजेक्टर का प्रयोग करेंगे, प्रोजेक्टर का भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा लेकिन जो न्यू टेक्निक्स है वो टैबलेट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। काव्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है छात्रों की कौशलात्मक अभिव्यक्तियों का विकास, छात्रों की उदात्त भावनाओं का संवर्धन, छात्रों की तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास, छात्रों की चारित्रिक विकास, ठीक। तो काव्य शिक्षण आप अपनी कक्षा में करा रहे हैं तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होगा, काव्य
काव्य से ही पता चल गया कि रसानुभूति आना चाहिए, उसमें भाव होंगे, कि कौशलात्मक अभिव्यक्तियों का विकास, अभिव्यक्तियों का विकास, छात्रों की उदात्त भावनाओं का संवर्धन, छात्रों की तर्क एवं चिंतनशील का विकास, छात्रों का चारित्रिक विकास। तो काव्य शिक्षण से जुड़ी होती है हमारी भावनाएं। तो उन्हीं जो बच्चे के मन में उदात्त भावनाएं हैं उनका संवर्धन कैसे करते हैं? काव्य द्वारा। ठीक है, आपका बी राइट आंसर है। उसकी भावनाओं का संवर्धन करना काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। बच्चे के मन में जो भावनाएं उठ रही हैं उनका संवर्धन करना काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौखिक भाषा शिक्षण की अप्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं आती? ठीक है, अगर मौखिक भाषा शिक्षण करा रहे हैं उसकी अप्रत्यक्ष विधियां, अप्रत्यक्ष जो सामने नहीं है, प्रत्यक्ष जो सामने हो, तो उनमें से कौन सी विधि नहीं आएगी? अभिनय, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, यहाँ पे शिक्षण होगा, व्याकरण शिक्षण। ठीक है, अब गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, तो ये सारी कैसी विधियां हैं? पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, गद्य शिक्षण, ये तीनों नोट कर लेंगे। ये तीनों अप्रत्यक्ष विधियां हैं। कैसी? अप्रत्यक्ष, जो सामने से नहीं है। प्रत्यक्ष विधि क्या होगी? अभिनय हम करा रहे हैं, रोल प्ले करा रहे हैं, तो ये कैसी आगे होगी? आपकी प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, वाद विवाद करा रहे हैं, नाटक अभिनय करा रहे हैं, भाषण करा रहे हैं, ये सब प्रत्यक्ष विधियों में आएगा। और अप्रत्यक्ष विधियों में आएगा पद्य शिक्षण, गद्य शिक्षण और व्याकरण शिक्षण। ये नोट कर लें आप लोग, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण और गद्य शिक्षण। ठीक, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? अभिनय। अभिनय कैसी शिक्षण विधि है? प्रत्यक्ष शिक्षण विधि है। मौखिक भाषा विकास अगर कराना है, मौखिक भाषा शिक्षण कराना है, उसकी प्रत्यक्ष विधि है अभिनय। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे और ध्यान रखेंगे इसको, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधियां हमें ध्यान रखनी है। ठीक, चलिए एक प्रश्न आपके लिए मैं संधि से बनाती हूँ, आप लोग आंसर करें, है ना। बीच बीच में ये प्रश्न पूछे ले रहे हैं जिससे चेकअप हो जाए आपका कि आपकी संधि कितनी सही जा रही है। एक मैंने दिया आपको, आप बताएं आप सब लोग इसमें कौन सी संधि होगी। शर्यूर्मी में कौन सी संधि है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें सभी बच्चे। ठीक है, जो जाग रहे होंगे वो आंसर करेंगे। शर्यूर्मी में कौन सी संधि है? ठीक है, और जो पेडागोजी से बोर होकर सो गए वो नहीं कर पाएंगे। ठीक, बोर तो होना ही नहीं है, अब टाइम ही नहीं है बोर होने का। बोर हो लो, एग्जाम में कम नंबर आ सकते हैं, तो बोर तो होना ही नहीं है हमें। ठीक है, अच्छी से अच्छी तैयारी करो, आप लोग अच्छे नंबर लाएं, अपना रिजल्ट शेयर करें, तो हमें भी खुशी होगी कि हमारी मेहनत काम आई आप लोगों की। ठीक है, हमारी क्लास का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हुआ। तो शर्यूर्मी में कौन सी संधि है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें। ठीक है, चलो ऑप्शन भी दिए देते हैं। गुण संधि, वृद्धि संधि, अयाद संधि, दीर्घ संधि। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें। आपको अब मैंने ऑप्शन भी दे दिए, ए बी सी डी। आप लोग आंसर करें शर्यूर्मी में कौन सी संधि है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें, फिर हम इसका आंसर लास्ट में देंगे। ठीक है, साहित्यिक क्रियाओं में कौन सी क्रिया नहीं आती? साहित्यिक क्रियाएं कराएंगे, उनमें कौन सी क्रिया नहीं आएगी? भाषण देना साहित्यिक क्रियाओं में आता है। नाटक, अभिनय, लोकगीत, वाद विवाद। आप लोग सोच समझकर आंसर करें कौन सी हमारी जो क्रिया है वो साहित्यिक क्रियाओं में नहीं आती। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। 14 का आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो आपकी जो भाषण है वो साहित्य क्रिया में आएगा, नाटक अभिनय भी साहित्य क्रिया में आएगा, वाद विवाद करेंगे वो भी साहित्यिक क्रिया में आएगा। आपका जो नहीं आएगा साहित्यिक क्रिया में वो है लोकगीत। ठीक है, लोकगीत हमारी साहित्यिक क्रियाओं में नहीं आते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपका राइट आंसर है बेटा लोकगीत। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और संधि का ध्यान रखना, आंसर देना है सभी बच्चों को। ठीक है, भाषा के प्रश्न को हल करने के लिए किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है? आप संधि से यहाँ पे आ जाएं। ठीक है, जिसको नहीं आ रही कोई बात नहीं, जिसने आंसर कर दिया बहुत अच्छी बात है।
आप लोग अपने प्रश्न पर आ जाएं, पता चले संधि में लगे हैं तो टाइम वेस्ट उसमें ही कर रहे हैं और अपना प्रश्न निकला जा रहा है। तो प्रश्न पेडागोजी के क्लास में आ जाएं। भाषा के प्रश्न को हल करने के लिए किसकी सर्वाधिक आवश्यकता है? अगर हम भाषा का प्रश्न सॉल्व करेंगे तो हमें किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होगी? हाँ, यहाँ पर आपको बहुत आवश्यकता है इस चीज की। चलिए, सांप्रदायिक सद्भाव की, राजनीतिक चातुर्य की, प्रशासनिक दक्षता की, विवेक, धैर्य और सहानुभूति की। ठीक है, तो आपको कौन सा आंसर राइट लग रहा है, ए, बी, सी या डी? आप तुरंत आंसर कर लेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। इसका राइट आंसर आप करेंगे कि आप अगर भाषा के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं तो आपको किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होगी? तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है, विवेक, धैर्य और सहानुभूति, है ना। पेडागोजी के प्रश्न भी अगर सॉल्व कर रहे हैं तो विवेक, धैर्य और सहानुभूति का प्रयोग करें। विवेक से काम लें, धैर्य से काम लें, ऐसा नहीं है कि पढ़ा ऑप्शन टिक कर दिया जल्दी। तो धैर्य भी थोड़ा बनाए रखें, उसको समझें और अपने मस्तिष्क को खुला रखें, विवेक से काम लें। ठीक, तो आपका राइट आंसर है डी, भाषा के प्रश्न को हल करने के लिए विवेक और धैर्य और सहानुभूति की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक, पेडागोजी के जो प्रश्न है हमारे, वो हमारी जो विवेक है, हमारा जो सद्बुद्धि है हमारी, जो उसका ही प्रयोग करके सॉल्व होती है ना। भाषा अर्जन है, सहज स्वाभाविक होता है, प्रयासपूर्ण होता है, शिक्षण की आवश्यकता उपस्थिति की मांग करता है, भाषा की कक्षा में ही संभव है। अगर हम भाषा अर्जित कर रहे हैं तो वो कैसा है? प्रयासपूर्ण, कि हमने हिंदी सीखने के लिए प्रयास किया, या हमें आवश्यकता है एक टीचर की कि हम हिंदी सीख लें, या भाषा कक्षा में ही संभव है, या हम स्कूल गए तभी संभव है ना। तो भाषा तो हमारी वो है जहां हम रहते हैं। ठीक, जैसे हम हिंदी, हम जैसे हमारी मौलिक भाषा, हमारी जो मातृभाषा वो हिंदी ही है। ठीक है, अब एक बच्चा जो जन्मा है, क्या उसे सिखानी पड़ी हमें कि पहले आ सीख लो, बा सीख लो, फिर बोलना सीखो? ऐसा नहीं था, उसने खुद अर्जित की और बोलना सीख गया हिंदी भाषा। ऐसे ही एक बच्चा इंग्लैंड में पैदा हुआ, वहां की अगर अंग्रेजी भाषा है तो क्या उसे सिखानी पड़ी कि अंग्रेजी सीख लो, कि उसे हिंदी आ रही है लेकिन अंग्रेजी सीखनी पड़ रही? नहीं, उसने अर्जित की वहां के एनवायरनमेंट से, वो स्वाभाविक ही सीखा, नकल कर, मतलब देख देख कर उसके शब्द बने। पढ़ने तो वो बाद में गया, जब बच्चा पढ़ने जाता है उसकी भाषा का विकास हो चुका होता है, वो अपने शब्द बनाएगा, अपने वाक्य बनाएगा, पूरे सेंटेंस में अपनी बात कहेगा, अपनी भाषा को बोलेगा। तो भाषा कैसी होती है? सहज और स्वाभाविक होती है, उसे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो ये सब सहायक है कि अगर हम कोई नई भाषा सीख रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मली हमारी भाषा है वो सहज और स्वाभाविक होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं आती है? मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं आती है? वार्तालाप, भाषण, गद्य शिक्षण, अभिनय। ठीक है, वार्तालाप करेंगे तो कैसी विधि है? प्रत्यक्ष विधि है। ठीक है, सामने से बात कर रहे हैं। भाषण कैसी विधि है? प्रत्यक्ष विधि है। वहां पर भी यही थे, ये थोड़ा घुमा दिया है, बस ऑप्शन अलग रख दिए, ये प्रीवियस ईयर पेपर में आया दूसरे में। ठीक है, तो आज जो भी पेडागोजी से संबंधित प्रश्न हैं वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर से लिए हुए हैं। मतलब जितने भी मुझे मिले प्रश्न, वो उसका कलेक्शन करके मैंने ये बनाई हुई है आपकी क्लास। आपके प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के, सारे प्रश्न उठा के वहां से एक क्लास में मर्ज कर दी है ना, एक क्लास उसकी मैंने बना दी है। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, आपकी समझ में भी आ जाए कि आपका कैसे प्रश्न आपके पेडागोजी के बनेंगे। तो आप लोगों को ध्यान से ये क्लास पढ़नी है। चलिए, अभिनय भी कराएंगे तो ये भी प्रत्यक्ष है। ठीक है, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, ये कैसे हैं? अप्रत्यक्ष। कैसे हैं? अप्रत्यक्ष। ठीक है, ये कैसी विधि है? अप्रत्यक्ष, जो सामने नहीं है। ये प्रत्यक्ष है, ये सारी विधि सामने है। वार्तालाप करेंगे, सामने भाषण करेंगे, अभिनय करेंगे, ये प्रत्यक्ष विधियां हैं। और गद्य शिक्षण अप्रत्यक्ष विधि है। ठीक है, अप्रत्यक्ष विधि है, इस बात को नोट कर लेंगे, ये विधियां शिक्षण की। तो आपका जो राइट आंसर होगा, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, सी, ऑप्शन सी राइट आंसर है, गद्य शिक्षण। ये अप्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष विधि नहीं है। चलिए
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है। भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता। भाषा अनिवार्यतः लिखी होती है। तो भाषा के बारे में कौन सा कथन है वो एकदम सटीक बैठता है? भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है। तो अनिवार्यतः लिखित तो मतलब लिखित तो होती है, लेकिन अनिवार्यतः लिखित बोलेंगे ये शब्द बिल्कुल सटीक नहीं बैठता। भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं होता। भाषा और बोली में तो संबंध है भाई, भाषा और बोली में संबंध है, ठीक है। भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, ठीक। जैसे पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी, अब जैसे भाषा और बोली में संबंध कैसे बताएं? पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी में कौन सी भाषा आई थी? कौरवी। कौरवी को खड़ी बोली बोलेंगे, ब्रिज भाषा बोलेंगे। तो ये सारी हिंदी से ही तो संबंधित है, भाषा से तो ही संबंधित है, तो बिल्कुल संबंध है। तो ये बात गलत लिखी हुई है। भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, तो हाँ अगर लिखित है तो अनुसरण कर रही है, नहीं तो अगर भोजपुरी भाषा, बिहारी भाषा ले लें तो क्या वो व्याकरण का अनुसरण करती है? मतलब खड़ी बोली भी ले लें, आयो जायो ऐसे शब्द बोलते हैं, है ना, अलग अलग होती हैं। तो व्याकरण का पूर्णतः अनुसरण नहीं करती। व्याकरण एक नियम, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो हमारा जो राइट आंसर है बेटा वो नियमबद्ध व्यवस्था है, ठीक है। भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, यही हमारा राइट आंसर होगा। भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, ये आपके पेपर में इसका आंसर यही दिया हुआ है, ठीक है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, हाँ नियमबद्ध तो है, लेकिन जो सबसे सटीक आंसर है भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे मुझे तो ये राइट आंसर इसका ए लग रहा है, ठीक है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ठीक, ऑप्शन ए इसका एक बार मैं क्लियर करके आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगी, इसका ए आंसर सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्नीस हमारा प्रश्न है अगला 19, इसको सॉल्व करेंगे। भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो ए ही होगा, ठीक है। मैंने सही एक्सप्लेन किया है, इसको ध्यान रखेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो ए है, ठीक। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे आप। 17 का ए राइट आंसर है, 18 का ए राइट आंसर है, ये वाला गलत है, आपका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, आपका ये राइट आंसर है ए, इसको ध्यान रखेंगे ए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है उसमें, ठीक है। अब मैंने क्लियर बता दिया आपको, 18 का ऑप्शन ए राइट आंसर है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ठीक। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप चेक भी कर सकते हैं इसको, तो चेक कर लेना। भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है? अगर हम भाषा की क्लास लेंगे उसमें कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी होगी? उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना, शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना, बच्चों की रुचि अनुसार परिचित विषय प्रसंग पर चर्चा, दूसरों की हस्तलिखित सामग्री पत्र आदि पढ़वाना। अगर क्लास में आप पढ़ाएंगे तो सबसे अच्छी मतलब सबसे कम प्रभावी युक्ति आपको कौन सी लगेगी, कौन सी टेक्निक जो है वो आपको कम लगेगी कि ये कम, इससे हमारा जो क्लास का रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आ रहा है, या बच्चे ज़्यादा नहीं सीख पा रहे हैं या इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देंगे, तो ये भाषा के शिक्षण में ये बल देना पड़ता है हमें, ठीक है। शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना, ये भी देना है हमें। बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय या प्रसंग पर चर्चा, बच्चों के इंटरेस्ट के आधार पर उनके परिचित विषय पर चर्चा करेंगे तो उनके भाषा का विकास होगा, आपका जो भाषा शिक्षण है वो अच्छा होगा इससे। दूसरों की हस्तलिखित सामग्री पत्र आदि पढ़वाना, ये थोड़ी कम उपयुक्त टेक्निक है, तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना, अगर गति एवं प्रवाह सही से नहीं होगा तो उसके शब्द का निर्माण, वाक्यों का निर्माण सही से नहीं हो पाएगा, है ना, बोलने में भी वो समस्या क्रिएट करेगा, तो आपका राइट आंसर वो डी था। चलिए
भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। बोलना, लिखना, पढ़ना, लिखना, सुनना, पढ़ना, सुनना, बोलना। तो कौशल तो आपको पता होंगे, कितने कौशल हैं मैंने आपको बताए हुए हैं। कितने कौशल हैं बेटा आपके, कितने कौशल हैं भाषा के? तो मुझे लगता है सबको पता होगा भाषा के कितने कौशल हैं, 4। भाषा के आपके 4 कौशल हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुबोपली जिसे कहते हैं, एक ट्रिक है आपकी सुबोपली। ठीक, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल, इसी से बना है सुबोपली। ठीक, तो आपके 4 कौशल है। इनमें से कौन सा अभिव्यक्तात्मक अपनी बातों को कह पाए, है ना? कौन सा कौशल ऐसा है जिसमें बच्चे क्या करें, अपनी अभिव्यक्ति को, अपने विचारों को, भावों को व्यक्त कर सकें। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, अपने भावों और विचारों को हम व्यक्त कर सकें किसी के सामने। ठीक है, प्रोडक्टिव स्किल भी बोलते हैं इसको, प्रोडक्टिव स्किल। तो कौन से प्रोडक्टिव स्किल हैं, कौन से अभिव्यक्तात्मक स्किल हैं जिसमें बच्चे अपने विचार और अभिव्यक्तियों को बताएंगे? तो बोलना, लिखना है, पढ़ना, लिखना है, सुनना, पढ़ना है, सुनना, बोलना है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है बोलना और लिखना। ये आपके प्रोडक्टिव स्किल हैं, बोलना और लिखना। बोलेंगे तभी तो अपने भाव और विचार बता पाएंगे। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, अपने मन में आए हुए भाव और विचारों को व्यक्त करना। भाव और विचार को व्यक्त करना, भावों और विचार, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है इसको। भावों और विचारों को व्यक्त करना। ठीक, व्यक्त करना। अगर किसी प्रश्न में आपको समस्या आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, या जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जुड़ें और वहां पर अपनी प्रॉब्लम शेयर करें तो आपका निस्तारण किया जाएगा। भावों विचारों को व्यक्त करना, तो बोलेगा या लिखकर, लिखना अपनी, कहते हैं ना कि अगर लिख दो बेटा, वृक्ष पर 10 लाइनें लिख दो, ठीक, या पर्यावरण पर 10 लाइनें लिख दो, तो वो अपनी अभिव्यक्ति को अपनी पुस्तक में लिखेगा। तो ये कैसा स्किल हुआ, अपनी अभिव्यक्ति को उसने शेयर किया या अपनी बात को वो बता रहा है। तो ये कैसी स्किल है, यही है आपके अभिव्यक्तात्मक कौशल। ठीक है, और बचे आपके पढ़ना और बोलना और लिखना हो गया, पढ़ना और सुनना, इनको भी नोट कर लें। पढ़ना और सुनना आपके ग्रहात्मक, सुनना, पढ़ना और सुनना आपके जो है ये स्किल कौन से हैं, ये कौशल कौन से हैं, ग्रहात्मक, ग्रहण करने वाले। जब बच्चे सुनेंगे तभी ग्रहण करेंगे, पढ़ेंगे तब भी जो किताब में बात लिखी है, जो चैप्टर उसने पढ़ा या कुछ भी कहानी पढ़ी, उसको ग्रहण ही तो करेंगे, उसके विचार ग्रहण करेंगे, है ना? हम लोग पढ़ते हैं तभी तो समझ पाते हैं, ग्रहण ही तो कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ना और सुनना कैसे है, ग्रहात्मक है, और बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक है। इसको नोट कर लें बेटा, ये अभिव्यक्तात्मक कौशल है। ठीक, अभिव्यक्तात्मक कौशल। हमारा उद्देश्य है बेटा आपके सारे प्रश्न सही हों, आप अच्छे नंबर लाएं, इसलिए आपको बहुत मेहनत करनी है और क्लास भी सही से अटेंड करनी है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है। अब भाषा शिक्षण कराएंगे, उसमें पाठ्य पुस्तक क्या होगा, कैसा माध्यम होगा, साध्य होगा, साधन होगा, अनावश्यक है या एकमात्र संसाधन ही है? भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना? होती है कि नहीं होती है? होती है। ठीक है, तो ये एक साधन है, आपका राइट आंसर है बेटा, साधन है। ठीक है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक जो है वो आपका एक साधन है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आपके लिए हमारे मन में आया है। तोड़ती पत्थर, ये किसकी रचना है? तोड़ती पत्थर कविता किस कवि की है? तोड़ती पत्थर कविता किस कवि की है? ये आप प्रश्न सॉल्व करें। तोड़ती पत्थर कविता किसकी है? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर करें सभी लोग, किसकी है? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे यहाँ पर, किसकी है? आप लोग आंसर करें। ऑप्शन भी दें क्या? बी सी डी, चलो दे ही देते हैं। निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, हरि वर्मा। ठीक, तोड़ती पत्थर कविता किसकी है? निराला की है, पंत की है, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा?
इसकी है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें। निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें बेटा सभी लोग। ए ऑप्शन सही है, बी सही है या सी या डी? चलिए मैं ही इसका आंसर बता देती हूँ। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है, निराला। तोड़ती पत्थर मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर, ये पंक्ति है, ये कविता है निराला की। ठीक है, यहाँ से पंक्ति भी बन जाती है, वो भी आ सकती है आपके एग्जाम में, इसको नोट कर लें। ठीक है, आपकी सरयूर्मी, चलिए ये भी बता देते हैं। सरयूर्मी में कौन सी संधि है? सरयू धन ऊर्मी, तो ऊ और ऊ मिलकर बना आपका दीर्घ ऊ। ठीक है, तो आपकी कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि। उर्मी माने होता है लहर, सरयू की लहर। ठीक है, दीर्घ संधि। उर्मी माने होता है सरयू की लहर। ऐसे ही वधूर में आ जाए, ठीक, और भी कई ऐसे शब्द आ जाएं तो आप लोग तुरंत इसको सॉल्व कर लें। ठीक है बेटा, तो आपकी दीर्घ संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22, भाषा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन करना। भाषा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, भाषा के व्याकरण का आकलन करना, भाषा के मौखिक एवं लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, इनमें से कोई नहीं। तो सतत एवं व्यापक, सतत मतलब कंटिन्यूअस आप कर रहे हैं किसी बच्चे का मूल्यांकन, व्यापक सारे उसके ज्ञानात्मक कौशल, भावात्मक कौशल, क्रियात्मक कौशल, सभी पक्षों का अंकन कर रहे हैं आप साथ के साथ, तो उसका उद्देश्य क्या होगा? उसका उद्देश्य बेटा होगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है कि हम मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करेंगे कि बच्चा मौखिक भी सही बोल रहा हो और लिखित भी सही लिख रहा हो। ठीक है, तो हम मौखिक और लिखित सभी पक्षों का इसमें आकलन हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है कि हम बच्चे के सभी पक्षों का आकलन करें और वो निरंतर चलता रहता है ना। क्लास में पढ़ा रहे, कंटिन्यूअस हमारी नजर में है बच्चा कि ये कैसे किस तरह पढ़ रहा है, किस तरह लिख रहा है, तो इसमें क्या करेंगे हम बच्चों के भाषा के मौखिक एवं लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। बच्चे की समझ एवं भाषा के संबंध में गलत तथ्य है। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं, मैंने खुद नहीं बनाए हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना, आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करना और इसी तरह के प्रश्न बनते हैं। ऐसा नहीं है कि पुराने साल में आए, नई साल में नहीं आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं पेडागोजी से संबंधित, और आपको एक समझ बन जाएगी तो आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा भी अलग आया तभी आप सॉल्व कर लेंगे, कहाँ से लाएगा अलग से, यही सारे प्रश्न हैं। ठीक है, बच्चे की समझ एवं भाषा के संबंध में गलत तथ्य क्या है? बच्चे भाषा सीखते नहीं या पुति दिमाग में रचते हैं, क्या ये सही है? बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा के माध्यम से दुनिया को महसूस कर रहे होते हैं, बिल्कुल सही बात है। 6 वर्ष के बच्चों की भाषा भी बहुत जटिल होती है, उसके पास अपनी भाषाई संरचना और व्याकरण है। हाँ बिल्कुल, 6 बच्चों का वर्ष का बालक है, वो अपनी भाषा पूरी भाषा बोल रहा होगा। बच्चे समझ बनाने की क्षमता नहीं रखते, इसलिए उन्हें एक से अधिक भाषा सीखने में कठिनाई होती है। तो गलत तथ्य क्या है हमारा? कौन सा हमारा आंसर सही होगा? बच्चे भाषा सीखते नहीं या पुति दिमाग में रचते हैं। बच्चे समझ बनाने की क्षमता नहीं रखते, इसलिए उन्हें एक से अधिक भाषा सीखने में कठिनाई होती है। तो बच्चों की समझ बनाने की क्षमता होती है क्या? होती है ना? तो उसमें क्या आपका राइट आंसर होगा इसका? बच्चे समझ बनाने की क्षमता नहीं रखते हैं, ये हमारा गलत तथ्य है कि बच्चों में समझ होती है, उसको सिखा सकते हैं हम। ठीक है, आपका डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा के संदर्भ में कौशल के कितने आयाम निर्धारित किए गए हैं? बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन आ नहीं सकता। 2 3 4 5, जिसने मेरी सभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं, जिसने अभी क्लास ध्यान से सुनी है, वो तुरंत बता लेगा भाषा के कितने कौशल हैं। 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं?
आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करें। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर कराए हैं या प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं वो सही से सॉल्व करें, ठीक है। आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और कोई भी टॉपिक से संबंधित समस्या है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में लिखें। कई बच्चे कमेंट कर रहे थे मैम छंद तो मैंने करा दिए हैं, आप हिंदी की प्लेलिस्ट भी चेक कर लें, ठीक है। कुछ टॉपिक्स मैंने बहुत अच्छी तरीके से कराए हुए हैं जिनमें आपको समस्या आ रही थी। और भी कोई टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं कि ये टॉपिक नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगी वो आपकी क्लास हो जाए, ठीक है। तो हिंदी की प्लेलिस्ट अवश्य चेक करें, उसमें आपको बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, है ना, और प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे। तो ध्यान रखें इस बात का। भाषा के संदर्भ में कौशल के कितने आयाम निर्धारित हैं? तो आपके 4 कौशल हैं, बिल्कुल हमें अब प्रश्न को दोहराना ही नहीं है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुबो पली इसकी शॉर्ट ट्रिक है, सुबो पली, है ना। सु से सुनना, बू से बोलना, पा से पढ़ना और ला से लिखना। ये आपके भाषा के कौशल हैं 4। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य शिक्षण का प्रमुख घटक क्या है? हिंदी साहित्य अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उसका मुख्य घटक क्या होगा? मुख्य कंपोनेंट क्या है? मेन कंपोनेंट क्या है? पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, रूप विज्ञान, संरचनात्मक। तो हिंदी के पार्ट्स हैं गद्य पद्य, गद्य और पद्य, गद्य और पद्य, ठीक, गद्य और पद्य। तो जो पद्य शिक्षण है इसका महत्वपूर्ण घटक है, ये याद रखेंगे आप लोग। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो बच्चे दे चुके हैं उनका राइट आंसर है, हिंदी साहित्य शिक्षण का मुख्य घटक क्या है? पद्य शिक्षण, ठीक। पद्य शिक्षण हिंदी साहित्य शिक्षण का मुख्य घटक है। पद्य शिक्षण कविताएं, है ना, गीत वगैरह, ये साहित्य में छंद, रंस, अलंकार होते हैं ना साहित्य में, उसमें पद्य में पद्य के अंतर्गत ही तो आते हैं। हम बहुत सारी कविताएं बच्चों को सिखा रहे होते हैं, दोहे, ये सब सिखाते हैं, ये पद्य शिक्षण में आते हैं। तो मेन जो कंपोनेंट्स है हिंदी साहित्य का, पद्य शिक्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी शिक्षण की प्रभावशीलता मूल्यांकन की प्रत्यक्ष प्रविधियां। यहाँ से ही देख लें कि हिंदी लिटरेचर होती है आपके सब्जेक्ट, हिंदी लैंग्वेज, है ना, तो लैंग्वेज व्याकरण उसमें रखे जाती है, नियम वगैरह। और हिंदी साहित्य में आपकी कहानियां रखी जाएंगी, कविताएं रखी जाएंगी, कहानी, निबंध, ये सब गद्य में आते हैं। और जितने भी आपकी कॉपी में, टेक्स्ट बुक में कविताएं होती हैं वो पद्य शिक्षण में आती हैं। तो पद्य हिंदी साहित्य का, हिंदी लिटरेचर का जो पार्ट है, कंपोनेंट्स हैं, वो गद्य और पद्य होंगे, ठीक है। हिंदी शिक्षण की प्रभावशीलता मूल्यांकन की प्रत्यक्ष प्राविधियां हैं। हिंदी शिक्षण की प्रभावशीलता की मूल्यांकन की प्रत्यक्ष प्राविधियां कौन सी हैं? ठीक है, प्रभावशीलता से हम मूल्यांकन करेंगे, इसकी प्रत्यक्ष विधियां कौन सी हैं? अब हम मूल्यांकन करना है, मूल्यांकन की प्रत्यक्ष विधियां बतानी है जिससे प्रभावशाली रिजल्ट आए। छात्रों की निष्पत्तियां, छात्रों की अभिवृत्तियां, शाब्दिक अंतः प्रक्रिया, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो छात्रों की निष्पत्तियों से हमारा आशय क्या होगा कि उनका रिजल्ट कैसा आ रहा है, ठीक है, उपलब्धि कैसी रही उनकी उपलब्धि, ठीक। छात्रों की अभिवृत्तियां, इसमें क्या होगा? एप्टीट्यूड आएगा इनका, आदत या व्यवहार का मूल्यांकन करेंगे। शाब्दिक अंतः प्रक्रिया यानी कि उन बच्चों से हम वार्तालाप करेंगे, कक्षा में होने वाली शाब्दिक गतिविधियों का अध्ययन करेंगे। तो जो आपका राइट आंसर है बेटा वो सी है, शाब्दिक अंतः प्रक्रिया, ठीक है। हिंदी शिक्षण की प्रभावशीलता मूल्यांकन की प्रत्यक्ष प्राविधियां हैं शाब्दिक अंतः प्रक्रिया, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। प्रत्यक्ष वार्तालाप होगा, शाब्दिक अंतः प्रक्रिया होगी, एक दूसरे से शब्दों का आदान प्रदान करेंगे, उससे ये मूल्यांकन की प्रत्यक्ष विधि पूछी है। वैसे तो सारी विधियां हैं, है ना, उपयुक्त सभी आंसर होता, लेकिन प्रत्यक्ष विधि में पूछा गया है तो वो है शाब्दिक अंतः प्रक्रिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेखन शिक्षण की मुख्य विधि क्या है? पेस्टोलॉजी, अनुकरण विधि, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। लेखन शिक्षण कराएंगे, लेखन शिक्षण, ठीक है, लिखना सिखाना है, तो मुख्य विधि क्या है? पेस्टोलॉजी, अनुकरण विधि, उपयुक्त दोनों।
तो जो पेस्टोलॉजी और अनुकरण विधि है ये लेखन शिक्षण की ही विधियां हैं, तो आपका राइट आंसर है प्रयुक्त दोनों। अब पेस्टोलॉजी विधि में क्या होता है, अगर विधि लिखी हुई है उसके बारे में हमें आना भी चाहिए, तभी अगर हमें इसके बारे में मालूम होगा तभी हम सटीक आंसर दे पाएंगे। और किसी ने पहली बार पढ़ा है पेस्टोलॉजी, फिर वो इसका आंसर कैसे दे लेगा, है ना। तो हमें पेस्टोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें अक्षरों को लिखना सिखाया जाता है। छोटे छोटे अक्षरों को हम पार्ट्स में बांट देते हैं। अक्षरों को, इसको ध्यान रखेंगे, पेस्टोलॉजी विधि में अक्षरों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, टुकड़ों में बांटा जाता है, 1 मिनट, टुकड़ों में बांटा जाता है इसमें पेस्टोलॉजी विधि में, ठीक है। फिर क्या करते हैं, फिर उनका योग करके पूरा कर दे, उनका योग करके यानी उन्हें जोड़ देते हैं। फिर एकदम पहले धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में सिखाया, फिर जोड़कर फिर उनका योग कर देते हैं। ये किसमें, पेस्टोलॉजी विधि में योग करते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर आ लिखना हमें सिखाना है। अब बच्चे को अगर क्लास में आया तो आ डायरेक्ट लिखने लगेगा क्या, हम उसे खड़ी रेखाएं, पड़ी रेखाएं, सीधी रेखा, लाइन, ये सब सिखाएंगे, है ना। इसको क्या बोलते हैं, ये रेखा जो ऊपर होती है इसमें, इसको बोलते हैं सिरोरेखा। तो हम क्या करना सिखाएंगे उसको, ऐसे तो सिखाएंगे, ऐसे 3 बनाना सिखाएंगे, है ना। फिर खड़ी रेखा, पड़ी रेखा, ये सब बनाना सिखाएंगे और फिर लास्ट में लाके हम आ बनवाएंगे। तो ये विधि क्या, कौन सी विधि हो गई, पेस्टोलॉजी विधि। बताओ समझ में आई कि नहीं आई सब लोगों के, है ना। इस तरह समझो कि अच्छी तरह दिमाग में बस जाए, फिर हमारी कभी गलत ना हो। अनुकरण विधि में क्या, अनुकरण करके, नकल करके। जैसे हमने लिख दिया कि अब बच्चा का को सही नहीं बना रहा, तो हमने का लिख दिया, या स्रा है, इसको बनाने में उसे दिक्कत हो रही है ना, या री है, इसको बनाने में उसे दिक्कत हो रही है, तो हमने इसको लिखना सिखाया, एक एक करके लिखाया, फिर वो बच्चा अनुकरण करके सीख रहा है। अनुकरण करके सिखाया जाता है लेखन शिक्षण। स्टार्टिंग में तो ऐसे ही करते हैं, लिख दिया, ऐसे लिख दिया, आ बहुत सारे आ लिखने के लिए बता दिए, सही बनाने हैं, ये तो स्पीड में बन गया, ठीक है। इस पर बच्चे उतारेंगे, तो ये अनुकरण विधि है। ऐसे ही अन्य विधियां भी हैं, जैकपॉट विधि, एक जैकपॉट विधि है, नोट कर लेंगे, ये नाम आ जाते हैं। ये लेखन शिक्षण की, प्रारंभिक लेखन शिक्षण की ही विधि है। मारिया मॉन्टेसरी विधि है। मारिया मॉन्टेसरी विधि में मैंने आपको बताया है कि लेखन शिक्षण किस तरह कराएंगे। आँख, कान और हाथों का बैलेंस करके पहले किसी गत्ते वगैरह पर क्या बने होंगे, या लकड़ी पर किसी पर अक्षर बने होंगे, उस पर बच्चा हाथ फिराएगा, उसकी आकृतियों को देखेगा, जब उंगली घुमाएगा उस पर उसका बैलेंस बनना सीख जाएगा, फिर वो लिखने लगेगा, ठीक है। मारिया मॉन्टेसरी विधि, पेस्टोलॉजी विधि, अनुकरण विधि, जैकपॉट विधि, ये सारी विधियां आपकी जो है वो लेखन शिक्षण की विधियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निबंध शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर हम निबंध शिक्षण करा रहे हैं, निबंध लिखा रहे हैं बेटा, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, ठीक है। हम कम ही प्रश्न रख रहे हैं, ये मैराथन आपकी 30 प्रश्नों की ही सही है, क्योंकि फिर अगर इससे ज़्यादा रख देंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूजन माइंड में क्रिएट हो जाएगा और इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो हमारी 30 प्रश्नों की मैराथन है आज की, जो पेडागोजी से संबंधित है। निबंध शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। निरीक्षण शक्ति का विकास, कलात्मक लेखन क्षमता का विकास, तर्क शक्ति का विकास, उपयुक्त सभी। हम आपसे कह दें कि आप एक निबंध लिखें, कोई भी टॉपिक दे दें, सबसे अच्छा टॉपिक पर्यावरण है ना, या दे दें कि आज के ज़माने में या आज के समय में मोबाइल या फ़ोन का प्रयोग, इस पर लिखें, ठीक है। फ़ोन पर लिखें, या इसके फायदे लिखें, नुकसान लिखें। तो आप क्या करेंगे, निरीक्षण, या आप सोचेंगे और देखें, अगर निरीक्षण किया होगा, देखा होगा, या पर्यावरण पर कह दें, तो हम अपने आसपास पर्यावरण में जो चीज़ें निरीक्षण करते हैं उन्हीं को लिखेंगे। कलात्मक लेखन क्षमता का विकास, अब कोई बच्चा है सीधे सीधे शब्दों में ऐसे डायरेक्ट लिख रहा है, कोई है वो एकदम बात को पूरा स्पष्ट शब्दों में लिख रहा है, तो उसका कलात्मक लेखन भी पता चलेगा, है ना। बहुत अच्छा सूक्ष्म निरीक्षण करके लिख रहा है। तर्क शक्ति का विकास, वो अगर अब इस पे हेडिंग्स भी बनती है ना, कि पर्यावरण के बारे में लिखेगा, प्रदूषित क्यों होता है, या इसके रीजंस क्या हैं, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो तर्क शक्ति भी अपनाएगा ना अपनी। तो ये सारे उसके निबंध शिक्षण के मुख्य उद्देश्य होंगे। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्यालय पत्रिका का मुख्य उद्देश्य है, आपके विद्यालय में पत्रिका आ रही है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? छात्रों की तार्किक, कल्पना, काल्पनिक और मानसिक शक्तियों का विकास करना, छात्रों की भाषा और शैली को सुव्यवस्थित करना, छात्रों में हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति अनुराग उत्पन्न करना, उपरोक्त सभी। तो इसमें छात्रों की तार्किक, काल्पनिक और मानसिक शक्तियों का विकास करना आंसर होगा। छात्रों की भाषा और शैली को सुव्यवस्थित करना, छात्रों में हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति अनुराग उत्पन्न करना, उपरोक्त सभी। तो विद्यालय पत्रिका का उद्देश्य सभी है ये, तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान के पद कैसे होने चाहिए? भाषा शिक्षण में बेटा क्रियात्मक अनुसंधान के पद कैसे होने चाहिए? जिनका समस्या से सीधा संबंध हो, जो परीक्षणीय हो, जिनका सत्यापन किया जा सके, जिनमें उपरोक्त सभी गुण हों। भाषा शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान का एक लोगो याद रखेंगे, समस्या हमारी समाधान हमारा। समस्या हमारी समाधान हमारा। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, आपके परीक्षा में आए हुए प्रश्न आज की क्लास में रखे हैं। समाधान हमारा, ठीक है। आपके दिमाग में एक मैप तैयार हो गया होगा पेडागोजी का कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं आपके, ठीक है। समस्या हमारी समाधान हमारा, ये इसका लोगो है, ये एक वाक्य है कि क्रियात्मक अनुसंधान कहाँ किया जाएगा कि जहां हमारी समस्या होगी और समाधान ही हम निकालेंगे। इसको क्रियात्मक अनुसंधान का जो मतलब रिसर्चर होता है वो वहीं का होता है, वो उसी समस्या से जुड़ा इंसान होता है। जैसे क्लास में उसे क्रियात्मक अनुसंधान करना होगा तो वहाँ का टीचर ही होगा, ऐसा नहीं है किसी को बाहर से लाकर उससे क्रियात्मक अनुसंधान करा दें, क्योंकि जो रियल समस्याएं हैं वो पता होंगी उसे ही। तो जिनका समस्या से सीधा संबंध हो वही करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया क्रियात्मक अनुसंधान में। ध्यान रखेंगे इससे संबंधित प्रश्न आ रहा है, मैंने प्रैक्टिस सेट में भी कराया हुआ है रिसर्च से संबंधित प्रश्न, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना है। जो परीक्षणीय हो, हाँ परीक्षण के योग्य हो ऐसी समस्या, जिनका सत्यापन किया जा सके, हाँ बिल्कुल ऐसी समस्या जिनका सत्यापन किया जा सके और जिनमें उपरोक्त सभी गुण हो, तो ये क्या है, जिनमें उपरोक्त सभी गुण हो, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। उपरोक्त यानी कि ऊपर दिए हुए सारे गुण हों, वही इसी में क्रियात्मक अनुसंधान होता है। और अपनी शिक्षण पद्धति में सुधार करने के लिए भी शिक्षक करता है क्रियात्मक अनुसंधान। शिक्षण पद्धति में सुधार के लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान करे जाते हैं, शिक्षण पद्धति में सुधार के लिए। और ये बात ध्यान रखेंगे, समस्या हमारी समाधान हमारा, शिक्षण पद्धति में सुधार के लिए, ठीक। और इसका जो रिसर्चर होगा वो कौन होगा, जो वहां से जुड़ा हुआ हो, जैसे अध्यापक उसी कक्षा का अध्यापक हो वही करेगा वहां की समस्या का समाधान। और ये हमारी क्लास का अंतिम सवाल था, ठीक है। और अच्छी तरीके से इसको अगर दोबारा नहीं समझ में आया हो तो एक बार और रिपीट कर लेना, ठीक है। और आपके लिए एक प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देकर अवश्य जाएं। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? चलिए हमारी क्लास आज की यही समाप्त होती है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए।